हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको जेल ब्रेक की वो अनोखी और हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें जेल से भागने वाला शख्स कोई मामूली कैदी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर एल चापो गुज़मैन था। हालांकि मैक्सिकन पुलिस ने 2 बार एल चापो को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा, मगर वो दोनों बार जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गया। और साथ ही साथ पुलिस ने जब उसे उसके सेफ हाउस से गिरफ्तार करने की कोशिश की तब वो ऐसे रास्तों से भागा जिसके बारे में ना किसी ने सुना और ना ही किसी ने सोचा। इन सभी जेल ब्रेक्स को इतने बेहतरीन तरीके से प्लान और अंजाम दिया गया जिससे साफ पता चलता है कि एल चापो महज एक खतरनाक ड्रग स्मगलर ही नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही चालाक और शातिर क्रिमिनल भी था जो अपनी बेहतरीन प्लानिंग्स के लिए जाना जाता था। तो आखिर मेक्सिको का सबसे पावरफुल और खतरनाक ड्रग स्मगलर होने के बावजूद भी एल चापो कैसे पुलिस के हाथ लगा और कैसे वो हर बार जेल और पुलिस से भागने में कामयाब हो गया, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती पुएंते ग्रांदे जेल से, जिसे मेक्सिको की एक बहुत हाई सिक्योरिटी जेल के नाम से जाना जाता था। इस जेल में गार्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और इसके पीछे की वजह यह थी कि इस जेल में हर कैदी के लिए 2 गार्ड्स थे। हर कैदी की निगरानी के लिए 2 गार्ड्स इसीलिए रखे गए थे क्योंकि इस जेल में मेक्सिको के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद रखा गया था, जिसमें से ज़्यादातर कैदी किसी न किसी ड्रग स्मगलिंग गैंग के लीडर थे। ये सभी गैंग लीडर कोई मामूली क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि इनके पास गैंग की शक्ल में पूरी आर्मीज थीं जिनके पास हर आधुनिक हथियार मौजूद था। जेल अथॉरिटीज़ को हर वक्त ये खतरा लगा रहता था कि इन गैंग लीडर्स की आर्मीज उन पर कभी भी हमला कर सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने जेल की दीवारों को स्टील की सरिया डलवाकर 1 मीटर तक मोटा बनवाया था। और साथ ही साथ वॉच टावर से लेकर जेल के बाहर चेक पॉइंट्स तक हर जगह गार्ड्स मौजूद थे। इस जेल को बिल्कुल एक मिलिट्री बेस की तरह बनाया गया था, और यही वो जेल थी जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर एल चापो कैद था। एल चापो मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल का लीडर था। ये वो कार्टेल था जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल और ख़तरनाक कार्टेल माना जाता था, जिसमें ड्रग स्मगलिंग से लेकर लोगों की हत्या करना आम बात थी। क्योंकि एल चापो इस कार्टेल का लीडर था, इसीलिए मैक्सिकन पुलिस कई सालों से उसकी तलाश में थी और आखिरकार सन 1993 में पहली बार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। एल चापो उस वक्त इतना ज़्यादा पावरफुल और अमीर था कि मैक्सिकन पुलिस भी उसे जेल के अंदर से अपनी स्मगलिंग करने से नहीं रोक पाई। एल चापो ने उस जेल के हर ऑफिसर से लेकर गार्ड को इतनी रिश्वत खिलाई थी कि अब वो जेल में जैसे चाहे वैसे रह रहा था, और यही वो वजह थी कि जेलर जेल में उसके लिए शराब, लड़कियां और उसका मन पसंदीदा खाना भिजवाता था। हद तो तब हो गई जब एल चापो की 2 बीवियां और उसकी रखेल भी जेल में आकर उसके साथ कई दिन गुजारने लगी। एल चापो अपना पूरा स्मगलिंग ऑपरेशन जेल के अंदर मिले फ़ोन से चला रहा था, और जेल के अंदर उसके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करने के पीछे जिस शख्स का हाथ था उसका नाम था दमासो लोपेज। दमासो लोपेज ही वो शख्स था जो इस जेल का जेलर था, और एल चापो ने उसे इतनी रिश्वत दे रखी थी कि वो एल चापो का राइट हैंड बन गया। एल चापो ने दमासो को एक घर, एक कार और साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी दिए, जिसकी वजह से एल चापो को जेल में अपनी मर्जी से रहने की पूरी छूट थी और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एल चापो जेल के अंदर बैठे बैठे अपनी गैंग तो चला ही रहा था, मगर साथ ही साथ उसने जेल के अंदर से ही ड्रग स्मगलिंग करने का रास्ता भी निकाल लिया था। एल चापो ने एक दिन अपने गैंग के कुछ मेंबर्स को जेल के अंदर मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे कहा कि अब वो जेल के अंदर सुरंग बनाकर वहां से ड्रग स्मगलिंग करेंगे, जिससे कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि जेल के अंदर से स्मगलिंग हो रही है। एल चापो इन सुरंगों के जरिए अमेरिका में ड्रग स्मगल करना चाहता था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अमेरिकन मार्केट में ड्रग स्मगल करके वो बेशुमार दौलत कमा सकता है। एल चापो ने इस काम के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हायर किए ताकि वो सुरंग को प्रोफेशनल तरीके से खोदें, और साथ ही साथ उन्हें इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे और धमकी भी दी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उनका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। अब एल चापो की गैंग सिनालोआ कार्टेल को समंदर, आसमान और ज़मीन से स्मगलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग जेल में बनी अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते इन स्मगलिंग को अंजाम दे रहे थे। इसके 2 फ़ायदे हुए। पहला ये कि अब वो लोग बिना किसी से डरे इन स्मगलिंग को बहुत आसानी से अंजाम दे रहे थे, जिसमें उन्हें कोई पकड़े जाने का खतरा नहीं था। और दूसरा ये कि जितने ड्रग्स वो लोग पहले स्मगल करते थे उससे 4 गुना ज़्यादा ड्रग्स वो लोग स्मगल करने लगे। इस ड्रग स्मगलिंग में एल चापो हर महीने $20 मिलियन तक कमा रहा था, जो अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि एल चापो का स्मगलिंग एम्पायर जेल में रहकर जितनी तेज़ी से फल फूल रहा था, उतनी तेज़ी से एल चापो के बाहर रहते नहीं फल फूल पाया था। क्योंकि एल चापो अपने ड्रग्स का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका में स्मगल करता था, जिसकी वजह से वो पूरे अमेरिका में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, और यही वो वजह थी कि अमेरिका बार बार मेक्सिको से एल चापो को उनके हवाले करने की मांग करने लगता है। ये वो दौर था जब मेक्सिको अपने देश के क्रिमिनल्स को किसी भी देश के हवाले नहीं करता था, और यही वो वजह थी कि गिरफ्तार होने के बाद भी ड्रग गैंग लीडर अपने पैसे और पावर के दम पर या तो इन जेल से छूट जाते या इनसे भागने में कामयाब हो जाते।
अमेरिका के बार बार मांग करने पर भी मैक्सिकन गवर्नमेंट एल चापो को अमेरिका के हवाले नहीं करती, जिसकी वजह से एल चापो जेल में एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। और चूंकि उसका ड्रग्स एम्पायर जेल के अंदर बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था, इसलिए उसने कभी इस जेल से भागने की कोशिश भी नहीं की। अब एल चापो को जेल में रहते 8 साल बीत चुके थे और तभी सन 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने एल चापो को मैक्सिको की सबसे हैरत अंगेज जेल ब्रेक को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया। सन 2001 में मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत मैक्सिकन क्रिमिनल्स को अमेरिका के हवाले कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उस देश के गुनाहगार हैं। एल चापो को जैसे ही गवर्नमेंट के इस एक्स्ट्राडिशन लॉ के बारे में पता चला, उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसे अब हर वक्त ये खतरा महसूस होने लगा कि अब उसे कभी भी अमेरिका के हवाले किया जा सकता है, जहां उसकी ऐशो आराम की ज़िंदगी और उसका ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एल चापो फौरन इस जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर देता है और महज कुछ ही हफ्तों बाद वो अपना भागने का प्लान तैयार कर चुका था। एल चापो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस जेल ब्रेक प्लान में जितने कम लोग शामिल किए जाएं उतना ही अच्छा है, इसीलिए वो जेलर दमासो, जो कि अब उसका राइट हैंड बन चुका था, उसे बहुत मोटी रिश्वत देता है और उससे कहता है कि वो इस जेल से भागना चाहता है। एल चापो की बात सुनकर पहले तो दमासो चौंक जाता है, मगर रिश्वत की रकम इतनी बड़ी थी कि दमासो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। एल चापो ने जेल से भागने के लिए जो दिन चुना वो था 19 जनवरी सन 2001 और इसलिए उसने दमासो को ये पहले ही समझा दिया था कि इस दिन उसके सेक्शन के पास गार्ड्स को कम कर दिया जाए, और दमासो ने बिल्कुल वैसा किया भी। दमासो ने पूरी जेल में गार्ड्स की गिनती वही रखी, मगर सिर्फ एल चापो के सेक्शन के पार्ट से गार्ड हटाकर उसने दूसरी जगह ड्यूटी पर लगा दिए। एल चापो ने दमासो के साथ साथ उस जेल के एक वर्कर को भी रिश्वत खिलाई थी, जिसका नाम था चीटो। चीटो उस जेल में लॉन्ड्री का काम करता था, जिसका काम था कैदियों से मैले कपड़े लेकर उसे अपनी ट्रॉली में रखना और उस ट्रॉली को ले जाकर उस वैन में रख देना जो मैले कपड़ों को लेकर लॉन्ड्री तक जाती थी। एल चापो ने चीटो को इसलिए चुना क्योंकि वो एक मामूली वर्कर था जो अपने कामों को रोज़ की तरह अंजाम देता था और किसी भी गार्ड को उस पर कोई शक नहीं होता। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन एल चापो को इस जेल से भागना था, और 19 जनवरी सन 2001 की दोपहर चीटो एल चापो के सेल का दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद एल चापो चीटो की ट्रॉली में बैठता है और चीटो मैले कपड़े एल चापो के ऊपर डालकर उसे छुपा देता है। एल चापो को ट्रॉली में छुपाने के बाद चीटो उस ट्रॉली को अपने साथ लेकर चलने लगता है, और चूंकि उस दिन उस सेक्शन में गार्ड्स बहुत कम थे, इसीलिए चीटो उस सेक्शन से बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। अभी चीटो जेल के गेट की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो एक गार्ड को वहाँ बैठे देखता है। गार्ड को वहाँ बैठा देख चीटो अपनी ट्रॉली वहीं छोड़ता है और गार्ड की तरफ बढ़ जाता है, ये कहने के लिए कि वो जेल का दरवाज़ा खोल दे। चीटो अभी उस गार्ड से बात कर ही रहा था कि तभी एल चापो के वजन की वजह से वो ट्रॉली अपने आप पीछे की तरफ जाने लगती है। ट्रॉली के अंदर छुपे एल चापो को ये डर सताने लगता है कि अगर ट्रॉली दीवार से टकराकर पलट गई तो वो बाहर गिर जाएगा और पकड़ा जाएगा, मगर इससे पहले चीटो भाग कर आता है और ट्रॉली को पकड़ लेता है और उसे लेकर गेट से होते हुए पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ जाता है। उस पार्किंग लॉट में एक कार पहले से ही एल चापो का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद एल चापो उस कार की डिक्की में छुप जाता है, और इस कार को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी जेल का एक गार्ड था जिसे एल चापो ने रिश्वत खिलाई थी। जेल का गार्ड होने की वजह से उसकी कार को ना तो गेट पर रोका गया और ना ही चेक किया गया, और इस तरह एल चापो पहली बार इस जेल से फरार हो चुका था। हालांकि एल चापो के भागने की खबर बहुत जल्दी फैल गई, मगर पुलिस उसे पकड़ने में उतनी ही सुस्ती दिखा रही थी क्योंकि मैक्सिको की ज़्यादातर पुलिस उसकी जेब में थी, और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि एल चापो को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले जेल से भागने के लिए। इसी दौरान फेडरल पुलिस को एल चापो के भागने की खबर लग जाती है, और ये वो पुलिस थी जिसे रिश्वत से खरीदना बहुत मुश्किल था। फेडरल पुलिस फ़ौरन एल चापो को ढूंढना शुरू कर देती है, और उधर एल चापो के आदमी उसका जेल से कुछ दूरी पर इंतज़ार कर रहे थे। एल चापो जैसे ही अपने आदमियों के पास पहुंचता है, वो लोग उसे दूसरी कार में बैठाकर एक दूसरी जगह ले जाते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। उस हेलीकॉप्टर में बैठकर एल चापो एक तीसरी जगह पहुंचता है जहां एक कार पहले से खड़ी थी, और उस कार में वो लोग एल चापो को एक चौथी जगह पर ले जाते हैं। वो लोग बार बार एल चापो की लोकेशन को इसलिए बदल रहे थे ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर सके, और चौथी लोकेशन पर जब गाड़ी मैक्सिको की सड़कों पर चल रही थी तब एल चापो देखता है कि उसकी कार चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों से घिरी हुई है। ये देखते एल चापो बहुत घबरा जाता है और अपने ड्राइवर से पूछता है कि पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, जिसके जवाब में उसका ड्राइवर कहता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी पुलिस उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही है। ये सुनते ही एल चापो चैन की सांस लेता है क्योंकि करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने उसे प्रोटेक्शन के लिए घेरा हुआ था ताकि दूसरी पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके। ये करप्ट पुलिस एल चापो के साथ तब तक रही जब तक वो अपने गैंग के सेफ हाउस नहीं पहुंच गया।
एल चापो के जेल से भागने के बाद वहाँ के लोगों ने उसे हीरो बना दिया और वहाँ के लोगों का मानना था कि वो गवर्नमेंट से भी ऊपर है और उसे कोई टच नहीं कर सकता। हालांकि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने एल चापो को पकड़ने के लिए अपने हर रिसोर्स और हर तरीके का इस्तेमाल किया, मगर उसे पकड़ नहीं पाए और एल चापो 14 सालों तक पुलिस और कानून की गिरफ्त से बचकर अपनी स्मगलिंग को अंजाम देता रहा। इन 14 सालों के दौरान एल चापो एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस के बीच अपनी जगहें बदलता रहा और साथ ही साथ उसने कई बिलियन डॉलर का कोकेन पूरे अमेरिका में स्मगल किया। ये वो दौर था जब सिनालोआ कार्टेल के पास पूरी दुनिया के ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी वजह से वो लोग बेहद अमीर और बेहद खतरनाक हो गए थे। सिनालोआ कार्टेल इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि उसने पाब्लो एस्कोबार के मेडेइन कार्टेल को भी पीछे छोड़ दिया और ये सब कुछ सिनालोआ कार्टेल ने ऐसे ही हासिल नहीं किया था। इसके पीछे बहुत सारा खून खराबा और अनगिनत मर्डर्स थे। सिनालोआ कार्टेल ने सबसे ज़्यादा आतंक मेक्सिको के नॉर्दर्न शहरों में मचा रखा था, जो बिल्कुल अमेरिका के बॉर्डर से मिले हुए थे, और इन्हीं शहरों के रास्ते एल चापो अपना सारा ड्रग स्मगल करता था। एल चापो ने इन शहरों के सभी गैंग्स को एक एक करके ख़त्म कर दिया, जिसके बाद वो पूरी ड्रग स्टेट का किंग कहलाने लगा और अब अमेरिका और मेक्सिको के बीच ड्रग स्मगल करने वाला एक ही कार्टेल बचा था, जिसका नाम था सिनालोआ कार्टेल। अमेरिका में बढ़ती ड्रग सप्लाई और मेक्सिको में बढ़ते खून खराबे की वजह से दोनों देशों की गवर्नमेंट एल चापो को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी और इसीलिए वो दोनों गवर्नमेंट ये फैसला करती हैं कि वो एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर एल चापो को पकड़ेंगे। एल चापो की जेल से भागने के 14 साल बाद सन 2014 में मैक्सिकन इंटेलिजेंस अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें वो लोग एल चापो के करीबी लोग जैसे उसके बेटे, उसकी बीवियाँ और उसके करीबी साथियों को ट्रैक करना शुरू करते हैं। उनका मानना था कि ये लोग एल चापो के बहुत करीब हैं और वो लोग इनके ज़रिए एल चापो तक पहुंच सकते हैं, और उनका ये अंदाज़ा काम कर गया। मैक्सिकन इंटेलिजेंस इन सभी लोगों के फ़ोन सर्वेलेंस पर डाल देते हैं, जिसमें एल चापो का टेक्निकल असिस्टेंट भी शामिल था। ये टेक्निकल असिस्टेंट 20 साल का एक कोलंबियन लड़का था जो एल चापो के इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को हैंडल करता था। मैक्सिकन अथॉरिटीज़ इस लड़के को गिरफ्तार कर उसे डराते धमकाते हैं और उसे अपने साथ काम करने के लिए राज़ी कर लेते हैं, जिसके बाद पुलिस के हाथ वो पूरा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क लग जाता है जिसे एल चापो और उसकी गैंग इस्तेमाल करते थे। इस नेटवर्क के हाथ लगते ही पुलिस को ये पता चलता है कि एल चापो सिनालोआ के एक सेफ हाउस में है। ये वही सेफ हाउस था जो पूरे गैंग का हेडक्वार्टर था और सारी बड़ी स्मगलिंग की प्लानिंग यहीं पर की जाती थी। इस सेफ हाउस की लोकेशन मिलते ही 17 फरवरी सन 2014 को मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस डीए के साथ मिलकर इस सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एल चापो का ये सेफ हाउस भी किसी किले से कम नहीं था, क्योंकि इसके अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। इस सेफ हाउस के मेन डोर के पीछे एक स्टील का दरवाज़ा और था, जिसे स्पेशल फोर्सेस लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उधर एल चापो इस बात से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एल चापो की गैंग का एक मेंबर अंदर आकर उसे उठाता है और उसे घबराई हुई आवाज़ में बताता है कि मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस दरवाजे पर खड़ी हैं। ये सुनते ही एल चापो की नींद गायब हो जाती है और वो जैसे ही बेड से उठकर बैठता है, उससे स्टील दरवाजे पर कुछ ज़ोर ज़ोर से मारने की आवाज़ें आने लगती हैं। बाहर खड़ी स्पेशल फोर्सेस को कमरे के अंदर लोगों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग अब और ज़ोर से स्टील के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लगातार कई बार स्टील दरवाजे पर प्राय बार मारने की वजह से वो टूट जाता है और वो लोग अपने हथियार लेकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही स्पेशल फोर्सेस चिल्लाते हैं कि सभी लोग सरेंडर कर दें और ज़मीन पर लेट जाएं, मगर उनके पैरों तले ज़मीन तब सरक जाती है जब वो ये देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। उन्होंने इस सेफ हाउस के हर कमरे और हर चप्पे चप्पे को छान मारा, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। तो आखिर वो किन लोगों के चलने की आवाज़ थी जो अंदर से आ रही थी, और आखिरकार एल चापो गया कहाँ? एल चापो को जैसे ही उसके गैंग मेंबर ने ये बताया कि स्पेशल फोर्सेस बाहर खड़ी हैं, वो सीधा बाथरूम की तरफ भागा था। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो इस बाथरूम में छुपने के लिए नहीं, बल्कि इस बाथरूम में बनी सुरंग से भागने के लिए भागा था। एल चापो और उसके गैंग ने अपने हर सेफ हाउस में सुरंगें बना रखी थी और वो इन सुरंगों का इस्तेमाल भागने से लेकर ड्रग स्मगलिंग तक के लिए करते थे। इस सेफ हाउस में जो सुरंग बनाई गई थी वो बाथटब के नीचे से बनाई गई थी, और इस सुरंग को इतनी सफाई से बनाया गया था कि इसे देखने पर किसी को भी ये पता नहीं चलता कि बाथटब के नीचे एक सुरंग है, जब तक कि उसे इस बारे में पता ना हो। इस सुरंग का रास्ता खोलने के लिए बाथरूम में लगे शीशे के पीछे एक होल में एक पिन लगानी पड़ती थी, जिसके बाद एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो लॉक खुल जाता था, जिसकी वजह से बाथटब सुरंग के ऊपर लॉक था। लॉक खुलते ही उस बाथटब को उठाया गया और फिर एल चापो ने सुरंग के अंदर जाकर बाथटब से फिर से उस सुरंग का मुंह बंद कर दिया। बाथटब के नीचे सुरंग होने की वजह से स्पेशल फोर्सेस का काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया एल चापो को ढूंढने में, क्योंकि ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसी कोई सुरंग भी हो सकती है। मगर जब तक उन्हें सुरंग के बारे में पता चला, तब तक एल चापो अपनी बीवी और अपने गैंग मेंबर्स के साथ वहाँ से फरार हो चुका था और स्पेशल फोर्सेस की पहुँच से बहुत दूर निकल चुका था।
यहाँ से भागने के बाद एल चापो फैसला करता है कि इस बार वो एक ऐसी जगह जाएगा जहाँ किसी का ध्यान ही ना जाए कि वो वहाँ हो सकता है, और इसीलिए इस बार वो अपने सेफ हाउस की जगह एक शहर पहुँचता है जिसका नाम था मेज़ेटलिन। मेज़ेटलिन एक टूरिस्ट प्लेस थी और एल चापो को लगने लगता है कि उसके यहाँ होने की उम्मीद किसी को नहीं होगी, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक हो चुका है। एल चापो को यही लग रहा था कि स्पेशल फोर्सेस ने उसके सेफ हाउस पर जो छापा मारा था वो महज एक इत्तेफाक था, मगर वो ये बात नहीं जानता था कि कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक होने की वजह से वो जहाँ भी जाएगा पकड़ा जाएगा। सेफ हाउस से भागने के महज 5 दिन बाद ही 22 फरवरी सन 2014 को मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस अमेरिकन एजेंसीज के साथ मिलकर एल चापो की लोकेशन को ट्रैक कर लेती हैं। इस बार एल चापो मीरामार नाम के एक होटल में रुका हुआ था और ये पता चलते ही स्पेशल फोर्सेस उस होटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एल चापो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार एल चापो के साथ ना कोई गार्ड था और ना ही उसे बचाने वाली करप्ट पुलिस, क्योंकि उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्पेशल फोर्सेस इतनी आसानी से उसकी लोकेशन का पता लगा लेंगे। एल चापो के दोबारा गिरफ्तार होने के बाद उसे अल्टोप्लानो जेल ले जाया गया। अल्टोप्लानो जेल के बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि इस जेल से किसी भी कैदी के लिए भागना नामुमकिन है, क्योंकि इस जेल में सबसे ज़्यादा वॉच टावर्स थे और हर वॉच टावर पर 3-3 गार्ड तैनात थे जिनके हाथ में असॉल्ट राइफल्स थीं। इस जेल की दीवारों पर जो जालियां लगाई गई थी वो भी बहुत ऊंची और कई लेयर्स में लगाई गई थी, जिसकी वजह से इन दीवारों को फाड़ना नामुमकिन था। अब सवाल ये आता है कि जब ये जेल इतनी मजबूत और सिक्योर थी तो एल चापो को पहली बार यहाँ क्यों नहीं लाया गया। तो इसका जवाब ये है कि एल चापो की पहली गिरफ्तारी सन 1993 में हुई थी और अल्टोप्लानो जेल उस वक्त बिल्कुल नई नई बनी थी और उसकी सिक्योरिटी तब उतनी मजबूत नहीं थी जितनी सन 2014 तक हो गई। अल्टोप्लानो जेल अथॉरिटीज़ ने अपनी जेल के अंदर सीक्रेट आर्मी भी रखी हुई थी ताकि अगर कोई ड्रग माफिया उन पर हमला करे तो वो उससे निपट सकें। इस जेल को और मजबूत और हाईटेक बनाने के लिए मैक्सिकन गवर्नमेंट ने इस जेल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था, जिसका मतलब था कि इस जेल के ऊपर से कोई हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकता और अगर उन पर कोई एयर अटैक भी हो तो उन्होंने उसके लिए भी हथियार तैयार कर रखे थे। अब एक आखिरी रास्ता जो बचता है वो था मोबाइल फ़ोन्स, जिसके ज़रिए गैंग लीडर जेल से बैठकर अपना ड्रग एम्पायर चला सकते थे और जेल पर हमला करवा सकते थे। मगर इससे निपटने के लिए भी जेल के अंदर नेटवर्क जैमर्स लगाए गए, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर काम नहीं करते थे और साथ ही साथ जेल के अंदर ऐसे गार्ड्स को रखा गया था जो किसी भी तरह की रिश्वत नहीं लेते थे। हालांकि इस जेल में मैक्सिको के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और गैंग लीडर्स को रखा गया था और कोई भी आज तक इस जेल से भागने में कामयाब नहीं हो पाया, मगर इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एल चापो ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया और वो इस जेल को भी तोड़कर भाग गया। एल चापो इस जेल में आते ही भागने की प्लानिंग शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अब उसे किसी भी वक्त अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। क्योंकि जेल में मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए एल चापो के पास बाहर अपनी गैंग के लोगों से बात करने का एक ही रास्ता बचा था और वो था जेल में उससे मिलने आने वाले 2 लोग। इन 2 लोगों में पहला शख्स था उसका लॉयर जिसका नाम था स्कार लोपेस और दूसरा शख्स था उसकी तीसरी बीवी जिसका नाम था एमा कॉर्नेल। अब एल चापो अपनी बीवी के जरिए सारे मैसेजेस अपने 4 बेटों तक पहुंचाने लगा, वही 4 बेटे जो अलग अलग गैंग के लीडर्स थे। अपने सेफ हाउस से भागने से लेकर दोबारा गिरफ्तार होने तक एल चापो लगातार एक शख्स के कांटेक्ट में था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दमासो लोपेस था। दमासो वही जेलर था जिसने पहली बार जेल से भागने में एल चापो की मदद की थी और चूंकि एल चापो के जेल से भागने के बाद दमासो को दोषी ठहराया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसे कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेल में अपनी सज़ा काटने के दौरान एल चापो और दमासो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए एल चापो ने उसे कई साल पहले अपने गैंग में शामिल कर लिया था और कई साल एल चापो के साथ काम करने के बाद दमासो उसका राइट हैंड बन गया था। एल चापो के दूसरी बार गिरफ्तार होने के बाद वो शख्स दमासो ही था जिसने पूरी गैंग को संभाला और गैंग का लीडर बन गया। अब एल चापो जेल के अंदर से अपनी बीवी के जरिए दमासो और अपने 4 बेटों से बातचीत करने लगा, जिसमें उसने उनसे ये कहा कि वो जल्द से जल्द उसे जेल से बाहर निकालें क्योंकि उसे कभी भी अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। दमासो और एल चापो के चारों बेटे मिलकर उसे जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाने लगते हैं और चूंकि दमासो पहले एक जेल का जेलर रह चुका था और वो हर सिक्योरिटी सिस्टम से वाकिफ था, इसलिए पूरी जेल ब्रेक की प्लानिंग दमासो अपने हिसाब से करना शुरू करता है। उधर एल चापो अपना ज़्यादातर वक्त अपने सेल में ही गुजारता था क्योंकि पूरे 24 घंटों में उसे बस एक ही घंटा मिलता था बाहर निकलने के लिए। एल चापो के पैरों में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया था और साथ ही साथ उसके सेल में कैमरास लगाए गए थे जिससे उस पर 24 घंटे नज़र रखी जा सके, मगर सेल में एक दीवार थी जिसकी आड़ में वो नहा धो सके। एल चापो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है, मगर वो इस जेल से किसी भी कीमत पर भागना चाहता था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसे अमेरिका के हवाले किया जाए।
उधर दमासो और एल चापो के चारों बेटे हमेशा की तरह यही फैसला करते हैं कि वो सुरंग के रास्ते एल चापो को इस जेल से बाहर निकालेंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लोग इस सुरंग को कहाँ से और कैसे खोदना शुरू करेंगे। उनका प्लान था कि वो लोग बाहर से सुरंग खोदकर उसे एल चापो के सेल तक लेकर जाएंगे और इसी सुरंग के रास्ते एल चापो को बाहर निकालेंगे। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा सुना है कि कैदी जेल के अंदर से सुरंग खोदकर जेल से फरार हो गए, मगर जेल ब्रेक के इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी कैदी को जेल से बाहर निकालने के लिए सुरंग बाहर से खोदी जा रही हो, जो कि अपने आप में एक नामुमकिन काम था। इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उनमें यह तय होता है कि जेल के आसपास एक ज़मीन का टुकड़ा या कोई मकान खरीदा जाए ताकि वहां से सुरंग खोदकर एल चापो के सेल तक पहुंचा जा सके। उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अल्टाप्लानो जेल एक खाली जगह पर बनी थी जिसके आसपास बस खेती बाड़ी की ज़मीन थी और कोई बिल्डिंग नहीं थी। कई दिनों की छानबीन के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से खाली जगह मिलती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो जेल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थी। एल चापो के बेटों ने वो खाली जगह खरीद ली और उसे एक ऐसे शख्स के नाम पर रजिस्टर कराया जिसे कोई नहीं जानता था। अब उनके पास एक ज़मीन थी जहां से वो लोग अपनी खुदाई का काम शुरू कर सकते थे, मगर ये इतना आसान नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एल चापो का सेल जेल के किस कोने में है, और चूंकि उसके सेल पर 24 घंटे कैमरा से नज़र रखी जा रही थी तो आखिर वो लोग एल चापो को जेल से बाहर निकालेंगे कैसे। मगर फिर एल चापो के दिमाग में एक ऐसे प्लान का आइडिया आया जिसकी वजह से वो मैक्सिको की सबसे टाइट सिक्योरिटी वाली जेल को भी तोड़कर भाग गया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एल चापो के सेल में बस एक दीवार थी जिसकी आड़ में वो नहाता धोता था और जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ था। एल चापो अपनी बीवी से कहता है कि वो दमासो से इस दीवार के पीछे तक सुरंग खोदकर लाने को कहे, मगर उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदेंगे कैसे, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो सुरंग वो लोग खोदेंगे वो इसी दीवार के पीछे ही आकर निकलेगी, क्योंकि वो लोग एल चापो के सेल की सही लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। दमासो को लगने लगता है कि ये प्लान कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, और तभी एल चापो उन्हें अपनी लोकेशन बताने का एक नायाब तरीका बताता है जिससे ये पता चलता है कि एल चापो असलियत में कितना शातिर और चालाक था। एल चापो को ये आइडिया अपने पैर में बंधे जीपीएस ट्रैकर की वजह से आया था। एल चापो का प्लान था कि उसकी बीवी किसी तरह उसे एक जीपीएस डिवाइस जेल के अंदर लाकर दे दे जिसे वो उस दीवार के पीछे रख देगा, और इसी जीपीएस ट्रैकर की मदद से उन लोगों को उसके सेल की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी और वो लोग सही दिशा में खुदाई कर पाएंगे। हालांकि एल चापो का यह आइडिया तो एकदम परफेक्ट था, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस जीपीएस डिवाइस को जेल के अंदर कैसे ले जाया जाए। चूँकि अल्टाप्लानो जेल बहुत हाई सिक्योरिटी जेल थी और वहाँ कदम कदम पर चेक पॉइंट्स थे जहाँ कोई भी सामान या कोई भी विजिटर बिना चेक किए अंदर नहीं जा सकता था, और इसीलिए इस जीपीएस डिवाइस को जेल के अंदर ले जाना लगभग नामुमकिन था। मगर यहाँ भी एल चापो ने अपनी चालाकी से इसका भी तोड़ निकाल लिया। एल चापो अपनी बीवी से कहता है कि वो एक छोटा सा जीपीएस डिवाइस अपनी घड़ी में लगाकर वो घड़ी अपने हाथ में पहन ले, और इस तरह एल चापो की बीवी ने वो घड़ी पहनकर सारे चेक पॉइंट्स पार किए और चुपके से वो घड़ी निकालकर एल चापो को जेल के अंदर दे दी। एल चापो की बीवी के हाथ में घड़ी देखकर किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ और वो बहुत आसानी से इस घड़ी को एल चापो तक पहुंचाने में कामयाब हो गई जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। एल चापो ने वो घड़ी उस दीवार के पीछे जाकर रख दी, जिसके बाद दमासो और उसके गैंग मेंबर्स को एल चापो की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई और उन्होंने सही दिशा में सुरंग की खुदाई शुरू कर दी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एल चापो की गैंग के लोग सुरंग खोदने में माहिर थे, और इस बार भी जो सुरंग उन लोगों ने खोदी वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल सुरंग की तरह खोदी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी इंजीनियर के ग्रुप ने सुरंग को खोदा हो। इस सुरंग के एंट्रेंस की शुरुआत उसी खाली जगह से हुई जिसे उन लोगों ने खरीद लिया था, और इस सुरंग को देखने पर साफ पता चल रहा था कि इसमें चढ़ने उतरने के सपोर्ट के लिए लकड़ियां भी लगाई गई थीं। सुरंग के अंदर 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद यह पता चलता है कि ये कोई मामूली सुरंग नहीं बल्कि ये जेल ब्रेक के इतिहास की अब तक की सबसे बेहतरीन सुरंग खोदी गई है। इस सुरंग में उन लोगों ने 1.5 किलोमीटर तक एक लंबा वेंटिलेशन पाइप बिछाया था और उसमें हवा भरने के लिए एक एयर पंप उस सुरंग के मुंह पर लगाया था जिससे वो लोग आसानी से सांस ले सकें और बिना रुके खुदाई कर सकें। वेंटिलेशन के बाद उन्हें ज़रूरत थी लाइट्स की, और इसके लिए उन लोगों ने हज़ारों बल्ब उस पूरी सुरंग में लगा दिए जिसे जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का इंतज़ाम भी सुरंग के अंदर किया गया। उन लोगों ने यह सारा काम इतनी सफाई से किया कि किसी को भी कुछ पता नहीं चला, और बाहर से देखने में वो बस एक खंडरनुमा खाली जगह दिखाई दे रही थी जिस पर छत और दीवारें थीं, मगर उसके अंदर से जेल ब्रेक के इतिहास की सबसे बेहतरीन सुरंग खोदी जा रही थी। एल चापो के गैंग के लोग इस काम में इतना प्रोफेशनल थे कि उन्होंने इस सुरंग को खोदने के बाद सभी वेंटिलेशन पाइप्स, हज़ारों बल्ब और कई टन मिट्टी को सुरंग से बाहर निकाल कर डिस्पोज कर दिया, वो भी बिना किसी को पता चले। चूँकि वो लोग जेल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे और गार्ड्स को भी अपनी दूरबीन से देखने पर कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे उन पर कोई शक किया जा सके, इसीलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला।
अपने काम को जल्दी और तेज़ी से निपटाने के लिए उन लोगों ने सुरंग में बाकायदा एक रेल रोड तक बना डाली, जिसमें उन लोगों ने कुछ ट्रॉलीज को एक बाइक के साथ जोड़ दिया और इन्हीं ट्रॉलीज पर सुरंग से निकलने वाली सारी मिट्टी को बाहर लाया गया और बाद में इन्हीं ट्रॉलीज पर बैठकर एल चापो भी फरार हुआ। आखिरकार जून सन 2015 को एल चापो को अपनी बीवी के जरिए ये खबर मिलती है कि सुरंग अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है और एल चापो 4 जुलाई सन 2015 का दिन चुनता है जेल से भागने के लिए। एल चापो ने 4 जुलाई का दिन इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और वो इस दिन जेल से भागकर पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को बेइज्जत करना चाहता था और उन्हें यह एहसास कराना चाहता था कि इससे पहले मैक्सिको उसे अमेरिका के हवाले करता, वो इस जेल से भी भाग गया। हालांकि एल चापो ने सबसे ज़्यादा पैसे अमेरिका में ही ड्रग्स बेचकर कमाए थे, मगर इसके बावजूद भी वो अमेरिका से बेहद नफरत करता था और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था और बार बार मैक्सिको से उसे उनके हवाले करने की मांग कर रहा था। इसी दौरान एल चापो को यह पता चलता है कि 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच जेल में कोई बड़ा ऑफिसर आने वाला है, जिसकी वजह से पूरी जेल की सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दी गई थी और दिन रात सेल और कैदियों को चेक किया जा रहा था और यही वो वजह थी कि एल चापो ने अपनी जेल से भागने की डेट को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया था। बहरहाल 1 हफ्ते बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एल चापो को इस जेल से भागना था और 11 जुलाई सन 2015 को वो पूरी तरह तैयार था उस जेल से भागने के लिए जहां उसने 16 महीने गुजारे थे। चूँकि एल चापो के सेल में कैमरास थे जो हर वक्त उस पर नज़र रखे हुए थे और इसी वजह से एल चापो की जेल से भागने का पूरा फुटेज इसमें कैद हो गया। जेल से भागने वाली रात को एल चापो अपने टैबलेट पर एक कॉमेडी शो देख रहा था। उसने अपने टैबलेट की वॉल्यूम फुल कर दी थी क्योंकि उसके लोग दीवार के पीछे सुरंग का मुंह नीचे से खोलने के लिए ठोका पीटी कर रहे थे और टैबलेट की फुल वॉल्यूम में ये आवाज़ दब गई। एल चापो हर थोड़ी देर में अपनी जगह से उठकर इधर उधर टहल रहा था और अपने आदमियों के सिग्नल का इंतजार कर रहा था और तभी रात 8:10 पर एल चापो अपने बेड पर बैठता है और अपने जूते पहनने लगता है। जूते पहनने के बाद एल चापो उस दीवार के पीछे जाता है जिसकी आड़ में वो नहाता धोता था और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। एल चापो उस दीवार के पीछे जाने के बाद गड्ढे के रास्ते सुरंग में उतरता है जहां उसकी बीवी का भाई उसे उस ट्रॉली में बैठने के लिए कहता है जिसे उन लोगों ने बाइक से जोड़ा था। ट्रॉली में बैठने के बाद एक गैंग मेंबर उस ट्रॉली को बहुत तेज़ी से सुरंग की दूसरी तरफ लेकर जाता है और एल चापो जैसे ही उस सुरंग से निकलकर बाहर आता है वो देखता है कि एक ट्रैक्टर बाइक वहाँ पहले से उसका इंतजार कर रही है। उस ट्रैक्टर बाइक पर एल चापो अपने एक आदमी के साथ सवार होता है और वहाँ से फरार हो जाता है। उधर जेल के गार्ड्स को भी इस जेल ब्रेक का पता लगने में 40 मिनट लग गए। सर्विलेंस कैमरास पर नजर रखे गार्ड्स को जब ये एहसास होने लगा कि एल चापो अपने सेल में नहीं है तब वो फौरन उसे चेक करने के लिए उसके सेल की तरफ भागे। पहले तो उन्हें लग रहा था कि एल चापो वॉशरूम की दीवार के पीछे छुपा हुआ है, मगर जब वो दीवार के पीछे खुली सुरंग देखते हैं तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। फौरन पूरी जेल का सायरन बजने लगता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एल चापो बहुत दूर निकल चुका था। इस जेल से फरार होने के बाद एल चापो को ट्रैक्टर बाइक से एक ट्रक में ट्रांसफ़र किया गया और उसके आदमी उस ट्रक को पूरी तरह लॉक कर देते हैं ताकि किसी की भी नज़र एल चापो पर ना पड़े। ये ट्रक लगातार 2 घंटे चलने के बाद एक शहर पहुंचता है जिसका नाम था सैन हुआन। सैन हुआन पहुंचने के बाद एल चापो अपने ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा करता है और अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। एल चापो के प्राइवेट जेट के साथ एक और जेट उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा था और इसके पीछे की वजह जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस दूसरे जेट को इसलिए उड़ाया जा रहा था ताकि अगर कोई पुलिस या स्पेशल फोर्सेस एल चापो का पीछा कर रहे हों तो उन्हें गुमराह किया जा सके और एल चापो अपने जेट में बैठकर आसानी से अपने सेफ हाउस पहुंच जाए। इस बार एल चापो जिस सेफ हाउस में पहुंचा वो सिनालोआ के पहाड़ों में था और ये एल चापो का सबसे महफूज सेफ हाउस था। एल चापो की जेल से भागने के बाद मैक्सिकन अथॉरिटीज़ को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि 1 साल पहले जब उन्होंने एल चापो को गिरफ्तार किया था तब उन्होंने हर न्यूज़ चैनल पर बढ़ चढ़कर यह दिखावा किया था कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। हालांकि अगर एल चापो पहाड़ों में बने अपने सेफ हाउस में ही रहता तो उसे पकड़ना मुश्किल था, मगर चूंकि एल चापो बार बार शहर बदल रहा था और अपने अलग अलग हेडक्वार्टर जाकर अपने गैंग के लोगों को स्मगलिंग के ऑर्डर दे रहा था और यही वो वजह थी कि उसे बार बार ट्रैक करना काफ़ी आसान होता जा रहा था। एल चापो को ट्रैक करने में अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी तरह मैक्सिकन गवर्नमेंट का साथ दे रही थी और अमेरिकन गवर्नमेंट की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग एल चापो को ट्रैक और मॉनिटर कर पा रहे थे। कुछ दिनों बाद मैक्सिकन अथॉरिटीज सिनालोआ के एक शहर लॉस मोचेस में एक घर को लोकेट करते हैं। इंटेलिजेंस टीम को पता चलता है कि इस घर में एल चापो की गैंग के मेंबर रह रहे हैं और इसीलिए वो लोग अपने कुछ ऑफिसर सिविल ड्रेस में उस घर के बाहर तैनात कर देते हैं। इन ऑफिसर्स का काम था कि वो उन पर नज़र रखें और चोरी छुपे फ़ोन पर उनकी बातें सुने। एल चापो की गैंग के मेंबर अक्सर कोड वर्ड में ही बात करते थे और वो अक्सर किसी एक खास शख्स के बारे में बात करने के लिए दादाजी नाम का कोड वर्ड यूज़ करते थे।
मिसाल के तौर पर वो एक दूसरे से कहते कि दादाजी आने वाले हैं और सब लोग तैयार रहें। ये सुनने के बाद मैक्सिकन अथॉरिटीज़ को लगने लगता है कि हो ना हो ये दादाजी कोई और नहीं बल्कि खुद एल चापो ही है, और महज 2 दिन बाद ही 3 कारें इस बिल्डिंग के गैराज के अंदर जाते हुए दिखाई देती हैं। उस बिल्डिंग पर नज़र रख रहे ऑफिसर्स कार के अंदर बैठे शख्स को पहचान नहीं पाए और वो लोग लगातार फ़ोन पर उनकी कॉल सुनते रहे और उस घर पर नज़र रखे हुए थे। एक फ़ोन कॉल सुनने के दौरान उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि एल चापो इसी घर में छुपा हुआ है, क्योंकि उस फ़ोन कॉल पर जो आवाज़ थी वो किसी और की नहीं बल्कि एल चापो की ही थी। अब एल चापो को जेल से दोबारा भागे हुए 6 महीने बीत चुके थे, और जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि एल चापो इसी घर में है, तब वो 8 जनवरी 2016 की सुबह उस घर पर दावा बोल देते हैं। उस घर को चारों तरफ से स्पेशल फोर्सेस और डीए ने घेर रखा था, और जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं वहाँ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती हैं और स्पेशल फोर्सेस और एल चापो की गैंग के बीच एक खूनी खेल शुरू हो जाता है। इस फायरिंग में ज़्यादातर एल चापो के गैंग के मेंबर ही घायल हुए थे, मगर जब ये फायरिंग रुकी तब तक एल चापो स्पेशल फोर्सेस की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। इस बार भी वो एक अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते फरार हो चुका था, और इस सुरंग का रास्ता शीशे के दरवाजे के पीछे से होकर गुजरता था। इस बार वो अपने खास आदमी के साथ इस सुरंग से भागा, और सुरंग से बाहर आने के बाद एल चापो ने गन पॉइंट पर एक कार चुरा ली। इस बार स्पेशल फोर्सेस ने उस घर के साथ साथ उस पूरे एरिया को भी घेर लिया था, और उन्हें जैसे ही एल चापो के भागने की खबर मिली वो सब उसे ढूंढने लगे, और महज 1 घंटे बाद ही इस घर से 20 किलोमीटर दूर एक चेक पॉइंट पर एल चापो अपने एक आदमी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होते ही एल चापो ने उन फेडरल एजेंट्स को रिश्वत देने की कोशिश की जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था, मगर चूंकि वो करप्ट ऑफिसर्स नहीं थे इसीलिए वो एल चापो की रिश्वत को मना कर देते हैं। ये देख एल चापो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है, मगर वो फेडरल एजेंट उसकी फ़ोटो लेते हैं और अपने कमांडर को भेज देते हैं, जिसके जवाब में कमांडर उनसे कहता है कि स्पेशल फोर्सेस उसे लेने के लिए पहुंचने ही वाले हैं, और साथ ही साथ उन फेडरल एजेंट्स को चौकन्ना रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि एल चापो की पूरी गैंग उसे छुड़ाने के लिए हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। कमांडर उनसे यह भी कहता है कि वो एल चापो को लेकर किसी पास के एक होटल में छुप जाएं और किसी भी हमले के लिए तैयार रहें। होटल में कुछ देर रुकने के बाद फेडरल एजेंट्स और एल चापो को बाहर कुछ गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी गाड़ियां एक साथ उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ये देख एल चापो उन फेडरल एजेंट से मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोगों को मेरा ऑफर मान लेना चाहिए था, और अब तुम लोग अपने बीवी बच्चों से कभी नहीं मिल पाओगे। मगर एल चापो की ये मुस्कुराहट महज कुछ ही पलों में हैरत और डर में बदल गई, क्योंकि बाहर आ रही गाड़ियों में उसकी गैंग के लोग नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस की पूरी आर्मी थी। स्पेशल फोर्सेस ने उस पूरी जगह को चारों तरफ से घेर कर बाहर और अंदर जाने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया, और एल चापो तीसरी बार स्पेशल फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हो चुका था। इस बार एल चापो को गिरफ्तार करने के बाद उसे फिर से अल्टोप्लानो जेल भेजा गया जहां से वो भागा था, मगर इस बार उसकी सिक्योरिटी के लिए 2 गार्ड्स अलग से उसके सेल के बाहर खड़े किए गए। हैरत की बात यह थी कि वो फिर से इस जेल से भागने की प्लानिंग करने लगा, मगर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मैक्सिकन गवर्नमेंट भी एल चापो के बार बार भागने की वजह से परेशान हो गई थी, और इसीलिए वो फैसला करते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत इस बार वो एल चापो को अमेरिका के हवाले कर देंगे, क्योंकि जब तक वो मैक्सिको में रहेगा वो अपने पैसे और लोगों की वजह से जेल से भागता रहेगा। एल चापो कितना खतरनाक था यह अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो जज उसे अमेरिका को सौंपने के केस पर काम कर रहा था वो अक्टूबर 2016 में मार दिया गया। 1 साल अल्टोप्लानो जेल में रहने के बाद एक दिन कुछ गार्ड्स एल चापो के सेल में आते हैं और उसके हाथ पीछे बांधकर उसे जेल के पीछे वाले हिस्से में ले जाते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर पहले से ही खड़ा था। इस हेलीकॉप्टर से उसे एक प्लेन तक ले जाया जाता है, और एल चापो अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये प्लेन एल चापो को लेकर सीधा न्यूयॉर्क पहुंचता है, जहां प्लेन से उतरने के बाद वो दाएं बाएं देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। एल चापो जब इस बारे में डीए एजेंट से पूछता है कि वो कहाँ है, तब डीए एजेंट उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये सुनते ही दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग स्मगलर यानी एल चापो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये एक ऐतिहासिक नज़ारा था। अमेरिका लाने के बाद एल चापो का ट्रायल वहाँ के कोर्ट में शुरू होता है, और ये ट्रायल काफ़ी लंबा चला क्योंकि इस दौरान कई गवाह और सबूत सामने आते रहे, और सन 2019 में कोर्ट एल चापो को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। इस वक्त एल चापो एडीएक्स नाम की एक जेल में अपनी सज़ा काट रहा है जो अमेरिका के शहर कोलोराडो में है। इस जेल में कैदियों को गार्ड से बात करने की भी इजाज़त नहीं है, और उन्हें अपने दिन के 23 घंटे अपने सेल में ही गुजारने पड़ते हैं, और बाकी बचा 1 घंटा उन्हें अपनी साफ़ सफाई के लिए दिया जाता है। ये थी कहानी मैक्सिको के सबसे ख़तरनाक ड्रग स्मगलर की, जिससे पूरा मैक्सिको कांपता था और जिसने कई बार जेल भी तोड़ी और पुलिस लगभग उसे 15 सालों तक नहीं पकड़ पाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।